Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस, आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और हम उन्हीं आर्टिकल्स को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अहम है। और गाइस, हमने इन आर्टिकल्स को डिटेल्ड में डिस्कस कर रखा है और ये रिवीजन क्लास होगा। गाइस, मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। गाइस, आज के सेशन के टाइटल का मतलब ये है कि आज हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आप इन आर्टिकल्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड डिस्कशन चाहते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके प्ले लिस्ट होगा, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच करें। आज के सेशन का मकसद रिवीजन सेशन है। आज हम उन तमाम चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी नोन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली चीज़ ये कि हर सिटीजन को, हर नागरिक और शहरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद मालूम होना जरूरी है। देयर आर 448 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात यह आती है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के एतबार से कितने आर्टिकल्स हैं। तो 448 आर्टिकल्स मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ओरिजिनली देखा जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में 395 आर्टिकल्स थे। Each set of articles covers important parts of the constitution। और गाइस, हमने जब इस टॉपिक को पहले डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है, लाइक आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स। तो जो ये आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स को पार्ट में डिवाइड किया गया है ईजी के लिए। तो इन आर्टिकल्स में जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया है मैंने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, फंडामेंटल राइट्स। इन तमाम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इन तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ये आर्टिकल यानी 395 या 448 आर्टिकल्स क्या करता है, कवर करता है। इन चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स कितने हैं। सो लेट्स सी, देयर आर 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 5 अपेंडिज विद मोर देन 100 अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज़ायद संशोधन हो चुके हैं। 448 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिज हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। और गाइज, तमाम आर्टिकल को जानना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अहम है, महत्वपूर्ण है। सो लेट्स सी पार्ट 1, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। तो गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। इन 4 आर्टिकल में से सिर्फ 3 आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, इट सेज अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 ये इंडिया के नेम को बतलाता है और इंडिया क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे क्वेश्चन 12 पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जस्ट लाइक कि इंडिया क्या है, तो ऑप्शन आता है फेडरल, क्वाजी फेडरल, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो गाइस, आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है, यानी कि कई सारे स्टेट से मिलकर, कई सारी रियासतों से मिलकर इंडिया का फॉर्म हुआ है, इंडिया बना है। और गाइस, स्टेट और यूनियन में सबसे ज़्यादा पावर यूनियन को दिया गया है, सेंट्रल को दिया गया है। इस वजह से हमारे यहाँ इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ द स्टेट। तो जब इससे रिलेट क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर का मार्क करना है यूनियन ऑफ द स्टेट, अगर ऑप्शन में यूनियन ऑफ द स्टेट हो। अगर यूनियन ऑफ द स्टेट नहीं है तो फिर आपको सेकेंड में मारना है क्वाजी फेडरल। तो आर्टिकल 1 में इंडिया का नाम, जैसे कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया का नाम भारत है और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट। एंड द सेकेंड, आर्टिकल 2, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। नए स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 2 में दिया गया है। अगर नए स्टेट को बनाना हो, फॉर्म करना हो, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 2 में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट, आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 बेसिकली बतलाता है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसके नाम को चेंज करना हो, बाउंड्री को घटाना बढ़ाना हो, या न्यू स्टेट को फॉर्म करना हो, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 3 हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस ये हो गया कि आर्टिकल 2 का ताल्लुक जो है उन स्टेट से है जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और आर्टिकल 3 में उस स्टेट, यानी जो स्टेट इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड द नेक्स्ट पार्ट 2, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। पार्ट 2 में टोटल आर्टिकल 5 से 11 हैं और पार्ट 2 बेसिकली ये सिटीजनशिप से डील करता है। तो इसमें हमारे लिए 5, 6, 10, 11 ये 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी, आर्टिकल 5 सेज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 बतलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के वक्त
जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था उस टाइम सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जाता था, कैसे टर्मिनेट किया जाता था, इसके बारे में आर्टिकल 5 हमें बतलाता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 6, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 बेसिकली उन लोगों के बारे में बतलाता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गए थे। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। और आर्टिकल 10 सिटीजनशिप के राइट के कंटिन्यूएंस को बतलाता है। मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंडिया का नागरिकता मिल गया है तो अब उसका नागरिकता जो है बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। और गाइस आर्टिकल 11 में ये बताया गया है, यानी कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो टाइम टू टाइम लॉ को पास करके सिटीजनशिप के राइट को रेगुलेट कर सकता है। तो इसी आर्टिकल 11 की वजह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को फॉर्मुलेट किया गया है। एंड द नेक्स्ट पार्ट 3, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो गाइस पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आते हैं और पार्ट 3 बेसिकली ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। सो लेट्स सी आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 ये स्टेट के डेफिनेशन को बतलाता है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट किसे कहते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 13 का ताल्लुक उन कानून से है, उन लॉ से है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो बेसिकली आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात आती है। गाइज मैंने इन तमाम आर्टिकल्स को अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं तो आप मेरे उन वीडियो को रेफर करें, देखें। इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस पार्ट 3 बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एंड मौलिक अधिकार से डील करता है, जिसमें 12 से 35 आर्टिकल्स आते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद हैं। तो अब हम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, पहला फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इक्वालिटी मुसावात, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। तो जो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, इसमें 14 से 18 आर्टिकल्स आते हैं। सो लेट्स सी आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है कि लॉ की नज़र में, लॉ की निगाह में सब बराबर है, एक समानता, किसी के साथ ऊंचा नीचा सलूक नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आर्टिकल 14 कहता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 15 सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और गाइस जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करता है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियन के ग्राउंड पर हो, मजहब को बनाकर, बुनियाद बनाकर, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी इन चीज़ों को ग्राउंड बनाकर। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात करता है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी के प्रोविजन, अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो गाइस जो भी रिजर्वेशन हमको इंस्टीट्यूशन लेवल पर, जॉब लेवल पर जो दिए जाते हैं वो इसी आर्टिकल से निकले हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 ये अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन की बात करता है, छुआछूत को खत्म करने की बात करता है कि अब किसी के साथ अनटचेबिलिटी से बर्ताव नहीं किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। और अनुच्छेद 18 ये टाइटल्स के एबॉलिशन की बात करता है कि पहले जो राजा महाराजा को टाइटल्स दिए जाते थे वो सब अब खत्म कर दिए गए हैं, सिर्फ एकेडमिक के रिगार्डिंग जो टाइटल्स होते हैं उसको वो एक्सेप्शनल में आता है। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो कि फंडामेंटल राइट फर्स्ट है, इसमें 14 से 18 आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम की आज़ादी, फ्रीडम का हुकूक। इसमें टोटल 19 से 22 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट टू फ्रीडम। सो लेट्स सी आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट्स एंड दे आर। तो आर्टिकल 19 ये तमाम नागरिकों को, तमाम सिटीजन को 6 तरह के अधिकार, 6 तरह के हुकूक देने की गारंटी लेता है। और वो क्या क्या है? सो लेट्स सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम में पहला फ्रीडम है बोलने की आज़ादी, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और स्पीच की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और एक जगह इकट्ठे होने की आज़ादी पीसफुली, बगैर किसी हथियार लिए बगैर एक जगह शांति के साथ इकट्ठे होने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, एसोसिएशन और यूनियन को फॉर्म करने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पर भी फ्रीली घूमने फिरने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में किसी भी पार्ट में रहने की आज़ादी, रिजाइड करने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस। और इसी के साथ साथ गाइस ये भी आज़ादी दिया गया है एवरी सिटीजन को कि वो किसी भी तरह के प्रोफेशन, पेशा, ऑक्यूपेशन को कर सकता है। इसकी आज़ादी हर सिटीजन, हर नागरिक को दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में ये 6 तरह के अधिकार की बात कही गई है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस।
तो गाइस आर्टिकल 20 बेसिकली उन सिटीज़न को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो किसी ऑफेंस की वजह से कन्विक्टेड हो। तो बेसिकली आर्टिकल 20 में 3 तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं। फर्स्ट ये है रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन को एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान को उसके उस एक्ट की वजह से कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है कि जिसको उसने कभी किया हो, मगर वो लॉ की नज़र में ऑफेंस ना हो। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एक्ट करता है किसी भी टाइम, अगर वो लॉ की नज़र में ऑफेंस नहीं है तो उस व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट प्रोविज़न। सेकंड प्रोविज़न ये है डबल जुपार्डे। डबल जुपार्डे का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को एक जुर्म की वजह से 2 सज़ा नहीं दी जा सकती है। एंड द थर्ड प्रोविज़न अंडर दिस प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी किसी बंदे को उसी के अगेंस्ट विटनेस दिलवाने के लिए मजबूर करना। मतलब ये हुआ इसका कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो खुद के अगेंस्ट जो है क्या है विटनेस दे। तो ये 3 तरह के प्रोविजन आते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ये डील करता है पर्सनल लिबर्टी और लाइफ के प्रोटेक्शन से। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 में दी गई है। तो गाइस आर्टिकल 21 में 2 तरह के राइट हो गए, पहला प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और दूसरा पर्सनल लिबर्टी। फर्स्ट हो गया राइट टू लाइफ और दूसरा हो गया राइट टू पर्सनल लिबर्टी। और गाइस आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लाइक ए गोपाला केस है 1950 का, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 1978। तो आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस को दिए हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में कई तरह के राइट आते हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इस तरह के बहुत सारे राइट को इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 21 में। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट, यानी सर्टेन केसेस में सिटीजन को डिटेन करना, अरेस्ट करना, अगर इलीगली अगर अरेस्ट किया जा रहा है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली इसमें 2 तरह के डिटेंशन आते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है ऐसा डिटेंशन कि जो ट्रायल के बाद डिटेन किया गया हो, ट्रायल के बाद किसी व्यक्ति को डिटेन कर लेना, उठा लेना, इसे कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका मतलब होता है ऐसा डिटेंशन जो ट्रायल के बगैर ही किया गया हो, यानी कि विदाउट ट्रायल किसी बंदे को उठा लेना, अरेस्ट कर लेना, इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। तो गाइस तीसरा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार ये है एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार, हुकूक, राइट। इसमें आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 आते हैं, यानी इसमें 2 आर्टिकल हैं। सो लेट्स सी आर्टिकल 23 सेज अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 में इस बात से रोका गया है कि इंसानों का लेन देन नहीं होना चाहिए, इसी के साथ साथ किसी इंसान को उसके विश के अगेंस्ट काम करवाना, ये भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। आर्टिकल 24 में इस बात को बताया जा रहा है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है, 14 साल से कम के बच्चों को काम करवाना फैक्ट्रीज में, माइंस में या हजार्डस जोन में जहां पर उनकी जान को खतरा हो, इससे भी क्या रोका गया है और ये प्रोहिबिटेड है। तो ये 2 आर्टिकल आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मजहब की आज़ादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के फ्रीडम का अधिकार। तो गाइस ये चौथा फंडामेंटल राइट है जिसमें आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 25 से 28 आर्टिकल आते हैं। सो लेट्स सी आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। तो आर्टिकल 25 में कंसाइन की आज़ादी, कंसाइंस यानी ज़मीर की आज़ादी, इसी के साथ साथ रिलीजियन को, मजहब को प्रोपगेट करने, उसकी प्रैक्टिस करने की आज़ादी की बात 25 करता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 26 में इस बात को बताया गया है कि जो भी मजहबी उमूर होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, उनको मैनेज, उसको एडमिनिस्टर करने की आज़ादी। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। तो आर्टिकल 27 में इस बात को बताया जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, यानी टैक्स फ्री है। यानी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियन को, मजहब को प्रमोट करना हो तो उसमें सरकार क्या है, टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स फ्री किसी भी रिलीजियन को प्रमोट किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 में इस बात को बताया जा रहा है कि जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अटेंड करने से आज़ादी, लाइक यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, मदारिस वगैरह में जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उसमें जिसको चाहे तो वो उसे अटेंड कर सकता है और जिसे जो नहीं चाहता वो उसे अटेंड ना करे। इस तरह की आज़ादी दी गई है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करना या ना करना, इसकी आज़ादी। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो गाइस 5वां मौलिक अधिकार है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। इसमें आर्टिकल 29 से लेकर 30 आते हैं। इसमें 2 आर्टिकल, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। सो लेट्स सी आर्टिकल 29 सेज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 में इस बात को बताया जा रहा है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट, उनके मफाद को प्रोटेक्शन करना, ये आर्टिकल 29 में बताया गया है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 में
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और इसी के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने की आज़ादी माइनॉरिटीज़ को दी गई है। तो ये दो आर्टिकल बेसिकली माइनॉरिटी से रिलेट करता है। पहला ये हो गया कि जो भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और इसी के साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना, उसे एडमिनिस्टर करना अपने अकॉर्डिंग, ये आज़ादी दी गई है माइनॉरिटीज़ को। एंड द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो गाइस छठा मौलिक अधिकार ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32। सो लेट्स सी आर्टिकल 32 सेज अबाउट द रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 में इस बात को बताया जा रहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, उसको इन्फोर्स करने की आज़ादी दी गई है। मतलब यह है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन होता है, आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसके लिए आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, नाफिज करवाने के लिए। यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो गाइस ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो एग्जाम में आते हैं, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। तो गाइस पार्ट 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 में डीपीएसपी को बताया गया है, जिसमें 36 से लेकर 51 आर्टिकल आते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी आर्टिकल 36 सेज अबाउट द डेफिनेशन। तो आर्टिकल 36 जो है ये डेफिनेशन को बतलाता है। डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो भी पार्ट है उसको डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 36 बोलता है व्हाट इज अ स्टेट, स्टेट क्या है। तो गोया कि डीपीएसपी का मतलब ये हुआ कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि वो प्रिंसिपल जो स्टेट को डायरेक्ट करता है। मतलब ये है कि जब भी स्टेट कोई कानून बनाए तो इन प्रिंसिपल को, यानी कि डीपीएसपी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखे, पॉलिसी बनाते वक्त, कानून बनाते वक्त उन पॉलिसी में इन प्रिंसिपल को भी क्या करे, अप्लाई करे। तो गोया एक तरह का इसमें स्टेट को डायरेक्ट किया जा रहा है कि इन प्रिंसिपल को मद्देनजर रखे जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है या कानून फॉर्म करती है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 37 में यह है कि डीपीएसपी को अप्लाई करना, उसे पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में क्या है, अप्लाई करना। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 39 में ये बात बताई गई है इक्वल जस्टिस की, इंसाफ, समानता और फ्री लीगल एड। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 यानी 40 में विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है, जो कि अब कानून बन गया है। विलेज पंचायत पहले डीपीएसपी हुआ करता था, अब इस प्रिंसिपल को लॉ के द्वारा क्या है, पार्लियामेंट में लॉ को पास करके इसे कानून बना दिया गया है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क की बात की गई है कि काम करने का अधिकार देना, एजुकेशन हासिल करने का अधिकार देना, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने का अधिकार। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। और आर्टिकल 43 में वर्कर्स को, काम करने वालों को क्या है, लिविंग वेजेस प्रोवाइड करना। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43A में बताया गया है कि जो भी वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 44 सेज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। आर्टिकल 44 जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बतलाता है, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के गोवा स्टेट में क्या है, एप्लीकेबल है। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि जो भी बच्चे हैं उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। यानी कि इन 3 कैटेगरी के लोगों को, यानी ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों की इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एजुकेशनल राइट को प्रमोट करना, इन सर्टेन कास्ट को क्या है, प्रमोट करना। ये बातें 46 में बताई गई हैं। And the next article 47 says about the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health. आर्टिकल 47 में स्टेट को ये डायरेक्ट किया जा रहा है कि स्टेट जो है न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करे, पर्सन के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करे, और इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर को क्या करे, इंप्रूव करे। ये प्रिंसिपल जो है स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है कि इन चीज़ों पर क्या है, स्टेट को काम करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 में एनिमल हस्बेंड्री और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई है। And the next article 49 says about the protection of monuments and places and objects of natural importance. आर्टिकल 49 में जो भी नेचुरल इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, म्यूजियम्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 में इस बात को बताया जा रहा है कि जो जुडिशरी होगा वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगा, यानी कि जुडिशियरी पर एग्जीक्यूटिव का डोमिन नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि जुडिशियरी अपना काम इंडिपेंडेंटली करे। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 51 सेज अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 में इस बात को बताया जा रहा है कि जो भी इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी की बात आती है उसको प्रमोट करना, यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इस बात को आर्टिकल 51 में बताया गया है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे अंडर द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड द नेक्स्ट पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। आर्टिकल 51A पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है, और इसमें आर्टिकल 1 है और वो क्या है, 51A, यानी आर्टिकल 51A ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। सो लेट्स सी देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी हमारे भारतीय संविधान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एंड द नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो गाइस 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, जिसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 थे।
यानी कि इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10th है, जिसको 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। एंड द नेक्स्ट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एडेड वन मोर टू द लिस्ट। फिर उसके बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट किया गया कि जिसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। अब टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। तो गाइस ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन थे। तो आज हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके अलावा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स और उसके अलावा सिटीजनशिप और इसके अलावा यूनियन एंड टेरिटरी, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल्स हो सकते थे उन तमाम को हमने डिस्कस किया ब्रीफ में। और डिटेल में अगर आप चाहते हैं वीडियो को देखना तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ सारे वीडियोस एक जगह पर अवेलेबल हैं। सो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।